परवरिश। मेम साहब, जल्दी बाहर आइए। सकुबाई की आवाज सुनकर नंदिनी भागकर बाहर आई। उसने देखा गली में घूमने वाली पगली दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। लगता है रात को ठंड से मर गई, सकुबाई ने कहा। नंदिनी ने सकुचाते हुए उसके पास जाकर देखा। उसकी सांस चल रही थी। नंदिनी ने अपनी पेइंग गेस्ट वृंदा को, जो एक डॉक्टर थी, आवाज दी। वृंदा ने आकर देखा तो बताया कि सर्दी के कारण तेज बुखार की वजह से वह बेहोश हो गई है। नंदिनी भागकर कंबल ले आई। वृंदा ने उसे एक इंजेक्शन लगा दिया। पगली को कंबल ओढ़ाकर दोनों अंदर आ गई। वृंदा को अस्पताल जाना था। वह तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। दोनों नाश्ता करते हुए पगली के बारे में ही बातें कर रही थी कि सकुबाई ने आकर बताया कि पगली को होश आ गया है और वह रो रही है। दोनों भागकर बाहर आई। नंदिनी ने सकुबाई से चाय नाश्ता लाने को कहा। नाश्ते की प्लेट देखते ही पगली के चेहरे पर चमक आ गई। वह ऐसे खा रही थी मानो बरसों की भूखी हो। खाते खाते वह उन दोनों की तरफ एक मुख पक्षी की तरह देख रही थी, जैसे आंसुओं से आभार प्रकट कर रही हो। अगले 2 दिन तक पगली वही बैठी रही। नंदिनी उसको दवा दे देती और वो हर चीज आराम से खा पी लेती। पगली जब पूर्ण स्वस्थ हो गई तो वृंदा ने कहा, नंदिनी, अगर आप चाहे तो इसे आंगन में ले आए और नहला कर साफ कर दे। इतनी गंदी है कि छूने में भी कोफ्ता होती है। फिर सकुबाई की मदद से उसे नहलाकर उसके बाल धोकर नए कपड़े पहना दिए। पगली भी आराम से तैयार हो गई। सकुबाई ने उसके लंबे काले घने बालों में तेल लगाकर चोटी बांध दी। उसके इस सवेरे रूप को देखकर नंदिनी आश्चर्यचकित रह गई। 20-22 साल की सावली, तीखे नयन कक्ष वाली लड़की को देखकर वह सोचने पर मजबूर थी कि इसकी यह हालत कैसे हुई। नंदिनी ने उससे उसके बारे में जानना चाहा, पर वह सुन बोल नहीं सकती थी, परंतु आंखें शुक्रिया अदा करती थी। अब पगली वही कोने में पड़ी रहती। एक दिन नंदिनी घर पर नहीं थी। सकुबाई ने उसे खाना दिया। खाना खाने के बाद वह बाहर निकल गई। सकुबाई ने सोचा घूमकर आ जाएगी। रात हो गई लेकिन पगली नहीं आई। सुबह वृंदा नाइट ड्यूटी के बाद वापस आई तो उसने नंदिनी को बाहर बुलाया। बाहर का दृश्य देखकर नंदिनी की चीख निकल गई। पगली दरवाजे के पास पड़ी थी। अस्त व्यस्त कपड़े और बिखरे बालों ने सारी कहानी कह दी। उसके शरीर के साथ साथ आत्मा भी घायल हो चुकी थी। उसने एक लूटे हुए सौदागर की भांति नजरें उठाई और कुछ इशारा करते हुए चीख कर रो पड़ी, जैसे एक मासूम चिड़िया को कई बांझों ने मिलकर नोच खाया हो। नंदिनी का हृदय घृणा से भर गया। जालिमों ने पगली को भी नहीं छोड़ा। शायद इसका संवरना ही इसका दुश्मन बन गया। गंदी थी तो कोई छूता भी नहीं था। वह स्वयं को कोसने लगी, क्यों संवारा मैंने इसको। वृंदा और नंदिनी ने पगली का हाथ पकड़ा और अंदर ले आई। वह दर्द से कराह रही थी। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने उसके हाथ मुंह धुलवाए। वृंदा ने मरहम पट्टी करके साफ कपड़े पहना दिए। अब पगली बिल्कुल शांत एक कोने में बैठी रहती, सिर्फ आकाश को देखती रहती और रोती रहती। इसी बीच नंदिनी का भाई भानु भी अपना तबादला करवाकर दिल्ली आ गया। भानु बेंगलोर में एक सीनियर डॉक्टर था। एक हवाई दुर्घटना में माँ बाबूजी दोनों के देहांत हो जाने की वजह से नंदिनी अकेली रह गई थी। इसीलिए भानु भी यही आ गया। भानु पगली को देखकर चौंक गया। जब नंदिनी ने सारी घटना बताई तो उसे बहुत दुख हुआ, पर फिर भी वह पगली को घर में रखने को तैयार नहीं था। वृंदा और नंदिनी ने आग्रह से वह मान गया। नंदिनी एमए कर रही थी। उसकी परीक्षा नजदीक थी। पगली को सकुबाई ही खाना देती थी। नंदिनी आते जाते उसे देख लेती। परीक्षा समाप्त होने के बाद वह नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी में लग गई। पगली की तरफ से ध्यान हट गया। एक दिन सकुबाई ने वृंदा को बताया कि पगली का पेट कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वृंदा ने जांच की तो बताया कि पगली मां बनने वाली है। नंदिनी घबरा गई। अब क्या करें? वृंदा ने सुझाया कि अभी वक्त है, जब प्रसव का समय आएगा
तो मैं अपने अस्पताल ले जाऊंगी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिन बीते। एक रात पगली की चीख सुनकर वृंदा की नींद खुली। नंदिनी भी उठकर आ गई। वृंदा ने बताया कि पगली समय से पहले ही बच्चे को जन्म दे सकती है। भानु भी आवाज सुनकर आ गया। उसने गाड़ी निकाली। चलो इसे अस्पताल ले चलते हैं, भानु ने कहा, परंतु वृंदा ने मना कर दिया कि अब समय नहीं है। थोड़ी देर में पगली ने एक बच्ची को जन्म दिया। वृंदा और भानु बच्चे को लेकर अस्पताल चले गए। उधर उसी समय पगली ने दम तोड़ दिया। भानु की वापसी आकर पगली का शव पुलिस को सौंप दिया। अब तो नंदिनी को दिन भर ऐसा लगता जैसे घर सूना हो गया है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता था। उदास नंदिनी आंगन में बैठी बैठी पौधों की पत्तियां गिनती, अकेली बैठी उकताती झुंझलाती रहती। बेवजह सकुबाई को डांटती। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसको क्या हो रहा है। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद बच्ची स्वस्थ होकर घर आ गई। वृंदा अपनी जिम्मेदारी पर उसे घर ले आई कि शायद कोई पहचान वाला ही उसे गोद ले ले। बच्ची बहुत ही सुंदर थी। हिरन जैसी प्यारी आंखें, गोल चेहरा। नंदिनी खुद को रोक नहीं पाई। उसने झट से बच्ची को गोद में ले लिया। उसकी गोद में आते ही बच्ची ने नंदिनी को देखा, जैसे पूछ रही हो, मेरा क्या होगा। नंदिनी की आंखों से अश्रुधारे बांध तोड़ बह चले। हिचकियां लेती नंदिनी ने उसे सीने से लगा लिया। मैं तेरी माँ बनूंगी। यही सोचती वह कितनी देर तक उसी मुद्रा में खड़ी रही। वृंदा और भानु उसे निहार रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसने क्या फैसला ले लिया था। वृंदा उसके लिए दूध ले आई। नंदिनी उसे दूध पिलाते हुए सतृष्ण नेत्रों से ऐसे निहार रही थी जैसे वह उसी की बेटी हो। उसकी आंखों में प्रेम का अथाह सागर दिखाई दे रहा था। दूध पीने के बाद बच्ची नंदिनी की गोद में ही सो गई। वृंदा ने नंदिनी का चेहरा भांपते हुए कहा, इससे ज्यादा ममता नहीं रखना। हमने 2-3 जगह बात की है। शायद कोई इसे गोद ले ले और इसका जीवन संवर जाए। नंदिनी चुप रही। रात को बच्ची को उसने अपने पास सुलाया और अपने फैसले पर गहराई से विचार किया। रात भर वह सोच विचार करती रही और सुबह उठकर उसने अपना फैसला सुना दिया। वृंदा और भानु तो स्तब्ध रह गए। वृंदा ने समझाया कि बच्चे को पालने के लिए सिर्फ एहसास जरूरी नहीं है, अनुभव भी होना चाहिए। परिवार में बड़े बूढ़े का होना भी सहायता करता है। एक अकेली माँ बनकर बच्चा पालना आसान नहीं। किस किस को जवाब दोगी? कौन है ये बच्ची? भानु ने भी टोका। नंदिनी जरा सोचो, पता नहीं वो पगली कौन थी। इस बच्ची में किसका गंदा खून है? हम बिरादरी में क्या जवाब देंगे? हजारों सवाल उठेंगे। इससे बेहतर है कि तुम अपना इरादा बदल लो। लेकिन नंदिनी नहीं मानी और कानूनी तरीके से बच्ची को गोद लेकर अपने मामा मामी के पास लंदन चली गई। उसे एक स्कूल में नौकरी मिल गई और फिर मामा मामी को छोड़कर वह अपने घर में रहने लगी। भानु के शादी में भारत आई थी, पर लोगों की नजरों में अपनी बच्ची के लिए तिरस्कार देखकर उसने फैसला किया कि अब वह भारत नहीं आएगी। आज 20 साल बाद नंदिनी अपनी बेटी के साथ भारत आई। भानु और भाभी ने दिल से स्वागत किया। नंदिनी के साथ आई उसकी बेटी तृष्णा। डॉक्टर तृष्णा को देखकर सब हैरान थे। वृंदा भी अपने पति और बच्चों के साथ नंदिनी से मिलने आई। वृंदा ने देखा एक सुंदर मृगनयनी गोरा रंग सुनहरे भूरे बालों वाली लड़की सामने खड़ी है। नंदिनी ने मिलवाया, इनसे मिलो, यह है डॉक्टर तृष्णा, मेरी बेटी। वृंदा तो जैसे पलक झपकाना ही भूल गई। एक टक निहारते हुए उसने तृष्णा को गले लगा लिया। वृंदा नंदिनी को गले लगाते हुए बोली, तुम्हारी तपस्या रंग लाई है। बच्चा कोई अच्छा बुरा नहीं होता, यह सब संस्कार और परवरिश का असर होता है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सही थी, हम गलत।